पंचशील और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जो आज हमारी फॉरेन पॉलिसी को शेप करते हैं। एक पॉलिसी कहती है कि हम अपने दोस्त तो पलट सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते, और ऐसे में मालदीव्स क्योंकि हमारा सी नेबर है, समुद्री पड़ोसी है, हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा पिलर ये बोलता है कि चाहे कोई छोटा देश हो या बड़ा देश हो, हम सब देशों के साथ एक इक्वालिटी बेस्ड रिलेशन में बिलीव करते हैं और म्यूचुअल बेनिफिट बेस्ड रिलेशनशिप होना चाहिए कि उनका भी फायदा हो और हमारा भी बेनिफिट हो। हम किसी भी देश के अंदरूनी मसलों में, इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करते और हम किसी भी देश को बंदूक के नोक पे दबाना नहीं चाहते और म्यूचुअल नॉन अग्रेशन में बिलीव करते हैं। ये कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिन्होंने आजादी के बाद से भारत की फॉरेन पॉलिसी को आज तक शेप करा है। ऐसे में मालदीव्स में नए चुनाव होने के बाद मोहम्मद मुइज़ू की जो सरकार आती है, उन्होंने भारत के ऊपर कई सारे इल्जाम लगाए, इंक्लूडिंग कि भारत की जो मिलिट्री प्रेजेंस है मालदीव्स में, भारत के जो जहाज हैं मालदीव्स में, वो मालदीव्स के लिए एक सिक्योरिटी खतरा है और भारत के माननीय प्रधानमंत्री के लिए अभद्र शब्दों का भी प्रयोग किया गया। ऐसे में मालदीव्स के साथ हमारा रिलेशनशिप क्या रहा है, आज के दौर में क्या डेवलपमेंटल कोऑपरेशन है, डिफेंस और सिक्योरिटी में क्या कोऑपरेशन है, मोहम्मद मुइज़ू के आने के बाद हमारा ओवरऑल रिलेशन किस तरीके से चेंज होगा, और ये जो पूरा का पूरा डिप्लोमेटिक स्पैट हम देख रहे हैं मीडिया में, ये क्या है। यहां पे हमारे सामने चार मेजर सवाल उठते हैं कि एक, मालदीव्स आखिर भारत के लिए इंपॉर्टेंट है क्यों। दूसरा, कि अभी तक जब से 1965 में मालदीव्स को आजादी मिली है अंग्रेजों से, तब से लेके आज तक इंडिया और मालदीव्स का रिलेशन किस तरीके से शेप हुआ है। यहां पे चाइना का क्या रोल है उसके बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के अंदर, और जो रिसेंटली मोहम्मद मुइज़ू की सरकार आई है 2023 में, उनकी भारत की तरफ क्या पॉलिसी है। इन सबको बाद हम ये समझेंगे कि यूपीएससी इस पूरे मैटर को कैसे देखता है और अभी तक क्या क्या सवाल इस पूरे मसले से, मालदीव्स और इंडिया के रिलेशनशिप से पास्ट में यूपीएससी ने पूछे हैं। इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कंप्लीट पीडीएफ आपको वहां मिलेगा और साथ में और भी यूपीएससी का कंटेंट आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि मालदीव्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर हम मैप देखें, ये पूरा का पूरा एरिया इंडियन ओशन रीजन है और यहां पर एक छोटा सा देश है, यहां पे इधर मालदीव्स। दुनिया के जो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट्स हैं, चाहे वो स्विस कैनाल से निकलता हुआ कोई ट्रेडिंग रूट हो, या फिर वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से निकलता हुआ कोई ट्रेडिंग रूट हो, इंडिया से निकलता हुआ कोई ट्रेडिंग रूट हो, या फिर अफ्रीका से निकलता हुआ कोई ट्रेडिंग रूट हो, मालदीव्स जो है इन सबके सेंटर पे लाई करता है और इस वजह से इसकी कमर्शियल सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ऑल्सो इंडियन ओशन एक ऐसा रीजन है जहां पे अलग अलग देशों का कंटेस्ट चल रहा है फॉर जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। यहां पे यूएस अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है, चाइना अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है और इंडिया चाहता है कि उसके नेबरहुड में इंडिया का ही जियो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस रहे। ऐसे में ये सब बड़े देश कोशिश करते हैं कि इंडियन ओशन के ज्यादा से ज्यादा देश उनके स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस में आने चाहिए, और ऐसे में क्योंकि मालदीव्स इंडियन ओशन के एकदम सेंटर में लोकेटेड है और भारत से सिर्फ 300 नॉटिकल माइल्स दूर है, इसलिए मालदीव्स इंडिया के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ में क्योंकि मालदीव्स हमारे इतना पास है, मालदीव्स की सिक्योरिटी से भारत की सिक्योरिटी इंटीग्रली जुड़ी है कि अगर यहां पे कोई आतंकी हमला होता है, यहां पे कोई सिक्योरिटी क्राइसिस आते हैं, यहां पे कोई डिजास्टर आता है, तो वो सीधा सीधा इंडिया को इंपैक्ट कर सकता है, और इसलिए इंडिया के एकदम नेबरहुड में होने के कारण मालदीव्स की इंपॉर्टेंस हमारे लिए और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसी ज्योग्राफिक प्रोक्सिमिटी को देखते हुए इंडिया और मालदीव्स अपनी अपनी रिस्पेक्टिव फॉरेन पॉलिसी फॉलो करते हैं, जहां पे इंडिया बोलता है कि मालदीव्स जो है वो हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का पार्ट है, और रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के बाद हमने एक नई पॉलिसी शुरू करी थी जिसका नाम है सागर पॉलिसी। सागर पॉलिसी का मतलब होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये पॉलिसी बेसिकली इंडियन ओशन रीजन में फॉलो की जाती है, जहां पे सीशेल्स, मॉरिशस, रीयूनियन आइलैंड, श्रीलंका, मालदीव्स, इन सब के साथ हम इंडियन ओशन रीजन में कोलैबोरेशन प्रमोट करना चाहते हैं सिक्योरिटी के लिए और ग्रोथ के लिए। इस पॉलिसी का भी मालदीव्स इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो ऐसे में मालदीव्स जो है वो हमारी दो मेजर फॉरेन पॉलिसीज के अंडर कवर होता है। वेरास 2023 तक मालदीव्स की सरकार इंडिया फर्स्ट पॉलिसी फॉलो करती थी कि क्योंकि भारत एकमात्र ऐसा देश है, बड़ा देश है जो हमारे सबसे ज्यादा करीब है, इसलिए हमारे को सबसे पहले
इंडिया के साथ रिलेशन मेंटेन करने हैं और बाद में किसी और देश के साथ। क्या से क्या हो गए देखते देखते। एक समय पे इंडिया फर्स्ट पॉलिसी कुछ महीनों पहले तक फॉलो की जाती थी और आज की तारीख में जब से नई सरकार आई है, एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो कि भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के खिलाफ है। ऐसे में अगला पिलर उठता है कि अभी तक मोहम्मद मुइजू के आने से पहले इंडिया मालदीव्स का रिलेशन एग्जैक्टली था कैसा। इस पूरे पिलर को मैं सब पिलर्स में डिवाइड करूंगा आपके रिटेंशन के लिए, और जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा तो आपको रिवीजन में भी आसानी होगी। तो यहां पे मैंने क्या करा है कि जितना भी अपना रिलेशन है उसको मैंने अलग अलग पिलर्स में डिवाइड कर दिया फर्दर, कि क्या करंट स्टेट ऑफ रिलेशंस है, कि ट्रेड में कैसा है, हेल्थ में कैसा है, एजुकेशन में क्या है, एनवायरमेंट और सिक्योरिटी में हम क्या कर रहे हैं, इसके अलावा डिफेंस इक्विपमेंट के ट्रेड में हम क्या कर रहे हैं। ऐसे मैंने पिलर वाइज पूरा रिलेशन आपके लिए डिवाइड कर दिया, तो आपको क्लियर कट डिमार्केशन पीडीएफ में दिख जाएंगे। सबसे पहला पिलर उठता है डेवलपमेंटल कोऑपरेशन। डेवलपमेंटल कोऑपरेशन का मतलब होता है कि हम मालदीव्स के विकास में किस प्रकार से उनकी मदद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉलिसी ये बोलती है कि मालदीव्स में हम जितने भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लेंगे उनको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक, लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हम मालदीव्स में बना रहे हैं, इसका मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। फिर हो गया कम्युनिटी लेवल प्रोजेक्ट्स। कम्युनिटी लेवल प्रोजेक्ट्स का मतलब होता है कि वहां की जो जनता है, वहां के जो लोग हैं, उनके बेनिफिट के लिए हम क्या प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड, हाउसिंग से रिलेटेड। और फिर आता है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट, कि जैसे इंडिया में एक स्किल डेवलपमेंट मिशन चलता है कि हम अपने यूथ का स्किल में इजाफा करना चाहते हैं, उनके स्किल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं, वैसे ही हम मालदीव्स के यूथ में भी स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट है। जब भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के आप कोई डॉक्यूमेंट्स देखोगे उसमें आपको दिखेगा कि मालदीव्स में करे जाने वाले हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हमेशा उन्हें 3 पिलर्स में डिवाइड करती है। इसलिए भारत सरकार के स्टैंड के साथ आपका यूपीएससी का आंसर मैच करे, इसलिए मैंने इसको 3 पिलर्स में डिवाइड करा, एग्जैक्टली जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करती है। ये जो तीनों प्रोजेक्ट्स हैं, इसके साथ हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात बोली है कि जितने भी ये प्रोजेक्ट्स हैं, दे ऑल आर नीड बेस्ड प्रोजेक्ट्स। नीड बेस्ड प्रोजेक्ट्स का मतलब होता है कि ये इशारा एक चाइना की तरफ है। कैसे? चाइना यूजुअली क्या करता है, वो ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके आता है जो चाइना के लिए बेनिफिशियल होते हैं, कि छोटा देश जो है वो कर्जे में डूब जाए, वो कर्जे से बाहर ना निकल पाए। ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके आओ जिसमें चाइना का ज्यादा फायदा है, चाइना की ज्यादा मशीनरी और रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं। चाइना इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स लाता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव्स को हमेशा से ये बात बोली है कि हम जितने भी प्रोजेक्ट्स लाएंगे वो सारे नीड बेस्ड प्रोजेक्ट्स होंगे। नीड बेस्ड प्रोजेक्ट्स का मतलब होता है ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनकी एक्चुअल में मालदीव्स की जनता को जरूरत है, कि अगर एजुकेशन में कमी है, पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, डिफेंस में कमी है, सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग में कमी है, आर्मी की ट्रेनिंग में कमी है, तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे ऑन अ नीड बेसिस, की जिस चीज की जरूरत है हम आपको एक्चुअल में वो देंगे। हम यहाँ पे वो नहीं देंगे आपको जिसमें भारत का ज्यादा फायदा है। आपको मैंने क्या बताया शुरू में, पंचशील प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड हमारा रिलेशन रहता है, कि हम अपना भी बेनिफिट चाहते हैं और हम उनका भी बेनिफिट चाहते हैं। हम उन्हें चाइना की तरह कर्जे के ट्रैप में, डेट ट्रैप में फंसाना नहीं चाहते। ऑल्सो जितने भी ये 3 कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे के सारे सस्टेनेबल रहेंगे। सस्टेनेबल मतलब कि एनवायरमेंटली सस्टेनेबल तो रहेंगे ही, कि हम यहाँ पे कार्बन एमिशंस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ में फाइनेंशियली भी सस्टेनेबल रहेंगे। फाइनेंशियली सस्टेनेबल होने का मतलब है कि अभी जब मैं आगे आपको प्रोजेक्ट्स की लिस्ट बताऊंगा, आप देखेंगे उसमें कि भारत ने जहां जहां पर मालदीव्स को लोन दिया है वो हमेशा कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया है, मार्केट से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया है। वेरास अगर हम कीनिया, श्रीलंका और पाकिस्तान का एग्जांपल देखें, तो वहां पे चाइना ने जो इन देशों को लोन्स दिए हैं वो ऐसे लोन्स दिए हैं कि वो सस्टेनेबल नहीं है। वहां पे इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है जो कि चाइना के बैंक्स को ज्यादा बेनिफिट करेगा। तो ये 2 कीवर्ड हमेशा हमारे को ध्यान रखने हैं मालदीव्स के प्रोजेक्ट से रिलेटेड, एक सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स और एक नीड बेस्ड प्रोजेक्ट्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं जो हम मालदीव्स में बना रहे हैं। इसमें सबसे पहला प्रोजेक्ट है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मालदीव्स के आइलैंड्स को कनेक्ट करता है। ये मैप में आप देखेंगे थिलाफुशु, गुलीफालू, विलिंगिली और माले, इन 4 आइलैंड्स को कनेक्ट करते हुए भारत एक प्रोजेक्ट बना रहा है $500 मिलियन का। ये जो $500 मिलियन है, इसमें कुछ पैसा हमने चंदे की तरह ग्रांट में दिया है और कुछ पैसा सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया है।
आपको ग्रांट और लोन में फर्क पता होना चाहिए। ग्रांट का मतलब होता है चंदे का पैसा, कि जो हमने दे दिया और हमारे को वापस नहीं मिलेगा वो। लोन का मतलब होता है कि जो पैसा दिया और वो हमारे को वापस मिलेगा ब्याज के साथ। यहां पे कुछ पैसा ग्रांट में चंदे में दिया गया और कुछ पैसा कंसेशनल लोन के फॉर्म में दिया गया। तो इन 4 आइलैंड्स को ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के थ्रू हम कनेक्ट करेंगे। साथ में $100 मिलियन का एडिशनल लोन दिया गया है माले में दूसरे प्रोजेक्ट बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड। ऑल्सो ये जो गुलियाफू है, यहां पे हम एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पोर्ट भी डेवलप कर रहे हैं, सी पोर्ट। यहां पर एक सी पोर्ट डेवलप कर रहे हैं और इसी के पास हम एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी डेवलप कर रहे हैं, दैट इज हनीमाडू एयरपोर्ट। तो आप देखिए कि किस तरीके से जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हम एक होलिस्टिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, जहां पे सी के ब्रिजेस भी बनाए जाएंगे इन आइलैंड्स को कनेक्ट करते हुए, पोर्ट्स भी बनाए जाएंगे और एयरपोर्ट्स भी बनाए जाएंगे, और ये सब सस्टेनेबल तरीके से होगा कि सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे या तो लोन दे दिया या फिर चंदे के फॉर्म में पैसा दे दिया। अब हम आते हैं कम्युनिटी लेवल प्रोजेक्ट्स पे। हमने क्या देखा, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स 3 प्रकार के हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। अब आते हैं कम्युनिटी लेवल प्रोजेक्ट्स पे। ऐसे प्रोजेक्ट्स जो मालदीव्स की जनता को ज्यादा बेनिफिट पहुंचाएंगे। आपको पता है कि इंडिया में हमने लोगों को अफोर्डेबल रेट पे घर प्रोवाइड करने के लिए एक स्कीम लाए थे, प्रधानमंत्री आवास योजना। ऐसी ही एक स्कीम हमने मालदीव्स की सरकार के साथ मालदीव्स में चलाई, जहां पे भारत ने ये बोला कि मालदीव्स की जनता को हम 6000 घर बना के देंगे, अफोर्डेबल हाउसिंग, जिससे कि मालदीव्स की जनता जो स्लम में रहती है वो इन अफोर्डेबल घरों में शिफ्ट हो सके। साथ में 34 आइलैंड्स में हम सीवेज और वेस्ट ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज बना रहे हैं। बेसिकली मालदीव्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इनके जो आइलैंड्स है ना, छोटे छोटे आइलैंड हैं और बहुत दूर दूर बने हुए हैं। इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है नहीं कि ये बेसिक फैसिलिटीज भी वहां पे प्रोवाइड कर पाए, और आधे से ज्यादा जो आइलैंड्स हैं वो डिजर्टेड, एकदम बंजर और वीरान पड़े हुए हैं। ऐसे में वहां की जो जनता है उनके लिए प्रोजेक्ट्स बनाना मालदीव्स के लिए फीजिबल नहीं है, क्योंकि इतना उनकी सरकार का टैक्स कलेक्शन है ही नहीं। मालदीव सबसे ज्यादा डिपेंड करता है या तो टूरिज्म पे डिपेंड करता है या फिर जो सी फूड के एक्सपोर्ट्स होते हैं उन पे डिपेंड करता है, कि फिशेस, क्रैब्स, लॉबस्टर्स, श्रिम्प्स का एक्सपोर्ट कर दिया, वहां से जो थोड़ा बहुत पैसा आया, तो ऐसे उनकी सरकार चलती है। ऐसे में भारत सरकार ने अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंदर मालदीव्स के विकास के लिए ये सीवेज और सैनिटेशन के प्लांट्स वहां पे लगाए। ऑल्सो ऐसा कई बार बोला जाता है, एक बहुत ही फेमस नैरेटिव क्रिएट किया जाता है कि इंडिया में हिंदू नेशनलिज्म ज्यादा चलता है और इंडिया में हिंदूज ज्यादा सेफ हैं, दूसरी रिलीजियस कम्युनिटीज सेफ नहीं है। लेकिन हमारे प्रियम्बल में एक शब्द लिखा हुआ है कि भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, वी आर अ सेक्युलर स्टेट। ऐसे में भारत सरकार ने बोला कि हम मालदीव्स में हुकुरू मिस्काय को रिस्टोर करेंगे। हुकुरू मिस्काई बेसिकली एक ऐसी जगह है जहां पे फ्राइडे की नमाज पढ़ी जाती है और वहां पे वो फ्राइडे मॉस्क है, वो बेसिकली काफी खराब हालत में था। तो हमने बोला कि ये जो मॉस्क है इसको हम रिस्टोर करेंगे सो दैट मालदीव्स की जनता जो है वो अपने रिलीजन को भी प्रैक्टिस कर पाए। तो मीडिया में मालदीव सरकार के मिनिस्टर्स ने जो हमारे खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ और प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप लगाए थे, वो ये एक्चुअल रियलिटी से काफी अलग है। तो मतलब कि वो एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगर ऑन ग्राउंड हम प्रोजेक्ट्स देखें जो हम वहां पे चला रहे हैं वो तो काफी अलग दिखते हैं। अब हम आते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स पे। डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की बात हो रही थी, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया। अब तीसरा उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स हो गए, अब तीसरा है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब होता है स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें। उसमें सबसे पहला है आईटेक। आईटेक का मतलब होता है इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसके अंदर हम मालदीव्स के यूथ का स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं। साथ में एक नेशनल नॉलेज नेटवर्क सेटअप किया जाएगा मालदीव्स में, अगेन वहां के यूथ की स्किल डेवलपमेंट के लिए। ऑल्सो यूथ की स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में यह बोला था कि मालदीव्स की जो पुलिस है, सिविल सर्वेंट्स हैं, जजेस हैं, ग्रेड बी ऑफिसर्स हैं, उनकी भी ट्रेनिंग की जाएगी, जिससे कि मालदीव्स का एडमिनिस्ट्रेशन सुधारा जा सके। तो वहां पे यूथ को स्किल देंगे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन साथ में उनकी व्यवस्था और गवर्नेंस को सुधारने के लिए भी हम उनके ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देने वाले हैं। साथ में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था मालदीव्स में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करने के लिए, दैट इज कैपेसिटी ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, कि वहां पे जो लोकल लेवल गवर्नेंस है वो इंप्रूव करी जा सके, और हम अपना पंचायती राज को जो पूरा एक्सपीरियंस है वो हम उनके साथ शेयर कर सकें। तो आप देखिए कि हम कितने मल्टी फेसेटेड लेवल पे, मल्टी लेयर्ड लेवल पे हम इनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। बड़े से बड़े एयरपोर्ट से लेकर छोटी से छोटी पंचायत तक
हर एक एरिया में हम मालदीव्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और इसमें हमारा कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है। ये सारा का सारा काम हम गुडविल में कर रहे हैं, पंचशील प्रिंसिपल्स के अंदर, कि ठीक है हमारा पड़ोसी देश है, इनका डेवलपमेंट विकास होना चाहिए। तो ये थे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। अब आते हैं ट्रेड और इकोनॉमी के ऊपर, कि हमारा और मालदीव्स का जो व्यापार है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, वो कैसा है। इंडिया जो है वो मालदीव्स का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इनका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है और सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हम है। आज की तारीख में अप्रोक्सीमेटली हमारा जो इनके साथ ट्रेड है वो 50 करोड़ रुपीस का है। ऐसे में 49 करोड़ जो है वो इंडिया एक्सपोर्ट करता है मालदीव्स को और 1 करोड़ हम इंपोर्ट करते हैं। तो आप देखिए कि ये जो ट्रेड बैलेंस है वो कितना ज्यादा इंडिया के फेवर में है, कि मालदीव्स के पास कुछ ज्यादा है ही नहीं हमारे को देने के लिए, और 50 में से 49 करोड़ की आइटम्स तो हम उन्हें बेचते हैं। सवाल उठता है कि हम उन्हें क्या क्या देते हैं। आप जो भी डेली यूज की एसेंशियल आइटम सोच सकते हैं वो हम मालदीव्स को एक्सपोर्ट करते हैं कंसेशनल रेट पे, चाहे वो चावल हो, दाल हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, डेली यूज की मेडिसिन हो, कुछ भी हो, वो हम मालदीव्स को एक्सपोर्ट करते हैं कंसेशनल रेट पे। ये जो 1 करोड़ रुपए का इंपोर्ट हम मालदीव से कर रहे हैं, उसमें जो सबसे बड़ी आइटम इन्वॉल्व है वो है टूना फिश। बेसिकली आपको पता है मालदीव्स जो है वो पूरा का पूरा समुद्री एरिया है, इट इज एन आर्कीपेलागो, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। तो मालदीव्स में टूना फिश बहुत अच्छी मिलती है, तो वो हाई क्वालिटी टूना फिश हम मालदीव से इंपोर्ट करते हैं, जो कि एक सी फूड आइटम है। तो आप देखिए कि ये जो ट्रेड है ये कोई बहुत ज्यादा ट्रेड है नहीं, और उसमें भी मेजरली हम उन्हें बेसिक एसेंशियल कमोडिटीज प्रोवाइड करते हैं। रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव में रुपे कार्ड लॉन्च करा और ये बोला कि इंडिया और मालदीव का जो ट्रेड है उसे धीरे धीरे हम रुपए के फॉर्म में प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। ऑल्सो ट्रेड को प्रमोट करने के लिए कार्गो वेसल्स के मूवमेंट को भी इंक्रीज किया जाएगा, कि हमारे यहाँ से जो अलग अलग कोचीन पोर्ट है, मुंद्रा पोर्ट है, बॉम्बे पोर्ट है, वहां से सीधा जो कंटेनर्स हैं वो सीधा मालदीव जाएं बिना श्रीलंका पे रुके। तो डायरेक्ट कार्गो मूवमेंट के लिए भी हमने यहाँ पे कई सारे कदम उठाए हैं। तो आप देखिए कि ये जो एसेंशियल कमोडिटीज हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें हमारे को कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट बचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो हम एकदम बेसिक रेट पे इन्हें दे रहे हैं जस्ट बिकॉज उनकी इकोनॉमी सर्वाइव कर सके। ऑल्सो मैंने आपको ये बताया कि मालदीव्स की इकोनॉमी जो हेवीली टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है, ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और वहां पे जो सबसे ज्यादा टूरिज्म होता है वो इंडियंस की वजह से होता है। साथ में टूरिस्ट जो हैं वो तो इंडियंस जा ही रहे हैं, लेकिन उधर के रिजॉर्ट में काम करने वाले जो हॉस्पिटैलिटी के लोग हैं, एचआर मैनेजर्स हैं, और होटल और एविएशन इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, वो मैक्सिमम इंडियंस हैं। तो आप समझिए, कस्टमर भी इंडियन है और उधर होटल्स में काम करने वाला भी इंडियन है। तो वहां की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो बहुत हेवीली इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है, कि आप वहां पे किसी ऐसे ताज ओबरॉय वगैरह रिजॉर्ट में जाते हो तो वहां पे मैक्सिमम लोग जो काम कर रहे हैं वो इंडियंस हैं। तो ऐसे में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हमने वीजा फ्री ट्रैवल की बात करी, और ये बोला कि मालदीव्स के साथ हम फ्लाइट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे। अलग अलग शहरों से मालदीव्स के लिए फ्लाइट चलाई जाएंगी, बैंगलोर से, बॉम्बे से, चेन्नई से, दिल्ली से, और वहां पे रुपे कार्ड्स के माध्यम से, यूपीआई पेमेंट्स के माध्यम से इंडियंस को और ज्यादा आसानी होगी घूमने में और ट्रैवल करने में। तो ओवरऑल ट्रेड और टूरिज्म को कैसे प्रमोट कर रहे हैं हम मालदीव्स में, वो हमारे को यहाँ से दिखता है। अब आते हैं हेल्थ और एजुकेशन पे। मालदीव्स जो है वो कभी भी बहुत ज्यादा टेक्निकली ग्रो नहीं कर पाया, लेकिन दूसरी तरफ भारत है जो सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर में बहुत आगे बढ़ चुका है, और इवन हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार की स्कीम्स, मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, ये सब ऑलरेडी आ चुका है। ऐसे में हमने बोला कि मालदीव्स के साथ हम अपना हेल्थ केयर का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले जो बेसिक और जेनेरिक मेडिसिन होती हैं सस्ते रेट पे, वो हम मालदीव्स को प्रोवाइड करते हैं। आपको ये पता होगा कि भारत जो है वो जेनेरिक ड्रग फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। जेनेरिक ड्रग्स का मतलब होता है कि सस्ते रेट पे हमारे यहाँ दवाइयाँ प्रोड्यूस की जाती हैं जो कि ब्रांडेड नहीं होती। जैसे ब्रांडेड ड्रग्स हो गए सिप्ला के, डॉक्टर रेड्डी के, सन फार्मा के, इनके ऊपर तो कंपनी का ठप्पा लगा हुआ है, तो ये काफी महंगे हो जाते हैं। लेकिन भारत सरकार जो है अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनीज को ऐसा लाइसेंस देती है कि आप सॉल्ट को कॉपी करके, सिप्ला, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी के सॉल्ट को कॉपी करके आप सस्ते दाम पे मेडिसिन बना सकते हो जिसमें कोई ब्रांड का ठप्पा नहीं लगा होता। उन्हें कहते हैं जेनरिक मेडिसिन। इस टाइप की जो जेनरिक मेडिसिन होती हैं वो हम मालदीव्स को सस्ते रेट पर प्रोवाइड करते हैं। ऑल्सो दवाइयों के साथ साथ जो हाई एंड इक्विपमेंट्स और डिवाइसेस होते हैं वो भी हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। रिसेंटली हमने वहां पे 2 हॉस्पिटल्स भी बनाए। एक इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल जो कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, कोई भी वहां पे ट्रॉमा सेंटर वगैरह ये सब उसमें बना हुआ है, और साथ में लामू नाम की जगह है एक, वहां पे हमने एक कैंसर हॉस्पिटल भी बनाया।
तो आप देखिए कि हाउसिंग के साथ साथ, स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ हम हेल्थ के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। जैसे भारत की सरकार इंडिया के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स और गांव में फोकस करती है, उसी प्रकार से मालदीव्स को भी हम ऐसे ही अपने बिल्कुल फैमिली का हिस्सा मानते हुए सारे के सारे काम उधर कर रहे हैं। और आप देखिए कि ये हमारे खिलाफ क्या पॉलिसीज अडॉप्ट कर रहे हैं। ऑल्सो मालदीव्स में कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं है। जैसे हमारे यहाँ तो आईआईटी, एनआईटी, आईएम्स, एम्स ये सब है, उनके यहाँ कुछ ऐसा खास नहीं है। तो हमने ये बोला कि ठीक है, आपके यहाँ ऐसा कुछ खास नहीं है तो हम आपके स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। तो मालदीव्स के बच्चे जब 12th क्रॉस कर लेते हैं उसके बाद इंडिया आते हैं कॉलेज में पढ़ाई करने, और उसके लिए भारत सरकार उनको फीस में कंसेशन और स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। इतना ही नहीं, स्पोर्ट्स के डोमेन में भी हम मालदीव्स को सपोर्ट कर रहे हैं, पर्टिकुलरली ट्रेनिंग ऑफ एथलीट्स। साथ में हमने उन्हें $40 मिलियन का लोन दिया है वहां पे स्पोर्ट्स का स्टेडियम और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। इवन बात यह चल रही है कि उधर एक क्रिकेटिंग स्टेडियम भी बनाया जाएगा। तो हो सकता है कि आने वाले 5 से 7 साल में आपको दिखे कि जब इंडिया में आईपीएल हो रहा है तो उसके 2-4 मैच मालदीव्स में भी कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। तो हेल्थ, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आप यहां पे ये समझिए कि हम जो है एक सॉफ्ट पावर की तरह बिहेव कर रहे हैं यहाँ पे। सॉफ्ट पावर का मतलब है कि एक ऐसी पावर जिसका फोकस उस देश के लोगों पे है। आप अप्रोच में फर्क समझिए कि जब चाइना मालदीव्स के साथ कनेक्ट करता है तो उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि मालदीव्स मेरे कब्जे में आ जाए, मालदीव्स मेरा पपेट बन जाए, जो मैं बोलूं मालदीव्स वही करे। जैसे सलमान खान ने बोला जो जीजा जी कहेंगे वही मैं करूंगा, चाइना वही बनना चाहता है कि जो मैं जीजा जी कहूंगा वही मालदीव्स करेगा। ऐसा नहीं होता। इंडिया जो है वो हमेशा एक सॉफ्ट अप्रोच फॉलो करता है कि हमारा फोकस मालदीव्स को अपने कब्जे में करने का नहीं है, हमारा फोकस है मालदीव्स की जनता को बेनिफिट प्रोवाइड करने का, कि जो उनके लिए ठीक है हम वो काम करेंगे ऑन अ नीड बेसिस, सस्टेनेबल बेसिस, पंचशील को फॉलो करते हुए, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेंटी दिखाते हुए, रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी दिखाते हुए, म्यूचुअल बेनिफिट के बेसिस पे, म्यूचुअल नॉन अग्रेशन के बेसिस पे, कि मतलब हमें हथियारों से कोई मतलब नहीं है, हम मालदीव्स को धमकाना नहीं चाहते, हम उनके साथ इक्वालिटी के बेसिस पे एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं जिससे कि उनका भी बेनिफिट हो, हमारा भी बेनिफिट हो, और पूरा इंडियन ओशन रीजन जो है वो प्रॉस्पर करे। अब इससे अच्छी पॉलिसी और हम क्या ला सकते हैं। तो इसके बाद अगला पिलर है अपना डिजास्टर रिलीफ का। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, कि जब भी विपदा का समय आता है, जरूरत पड़ती है, तो भारत हमेशा सबसे पहले मालदीव के दरवाजे पर खड़ा होता है। 2004 में भयंकर सुनामी आया। 2014 में मालदीव के यहाँ पीने का पानी खत्म हो गया था क्योंकि उनके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में स्पार्क हो गया था जिसकी वजह से वो खराब हो गए थे। 2019-20 में कोविड आता है और उसके बाद तो आपको पता ही है कि ऐसा देश जिसकी मैक्सिमम इकोनॉमी टूरिज्म के ऊपर टिकी थी वो ठप हो गया था क्योंकि टूरिज्म ही बंद हो गया था, सब जगह लॉकडाउन लग चुका था। इन तीनों इंस्टेंसेस में भारत ने मालदीव्स को कंसेशनल लोन दिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोवाइड करी, वैक्सीन प्रोवाइड करे, पीपी किट्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, दवाइयां, सस्ते रेट पे अनाज, इवन फ्री फूड ग्रेन्स भी कुछ समय पे प्रोवाइड करे कोविड के समय पे, क्योंकि मालदीव्स के पास उसके भी पैसे नहीं बचे थे क्योंकि टूरिज्म इकोनॉमी पूरी ठप हो गई थी। तो डिजास्टर रिलीफ के डोमेन में भी हमने मालदीव्स को हमेशा सपोर्ट करा है। आगे बढ़ने से पहले इस पूरे लेक्चर का जो डिटेल्ड पीडीएफ है ये आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और पहले कमेंट में उसका लिंक पिंड है, तो उसे आप जरूर डाउनलोड कर लेना। अब आते हैं सिक्योरिटी और डिफेंस पे। मैंने आपको ये बताया कि मालदीव्स क्योंकि हमारे कोस्ट के बहुत ज्यादा पास है, ऐसे में मालदीव्स और इंडिया की सिक्योरिटी आपस में जुड़ी हुई है, कि अगर मालदीव्स में कोई आतंकी हमला होता है या फिर वहां पे कोई क्राइम हो रहा है, ड्रग्स का, आर्म्स की स्मगलिंग का, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, तो उसे भारत आते समय नहीं लगेगा। सिमिलरली अगर भारत में कोई क्राइम हो रहा है तो उसे मालदीव्स पहुंचते भी समय नहीं लगेगा। तो ऐसे में इंडिया और मालदीव्स ने हमेशा से ये कोशिश करी है कि हम अपने एरिया को सिक्योर बनाएं, सेफ बनाएं, और इंडिया क्योंकि हम एक बहुत ही बड़ी पावर है मिलिटरीली, हमने हमेशा मालदीव्स को सपोर्ट करने की कोशिश करी है। यहां पे मैं आपको एक बात बता दूं दोबारा से कि अगर हम किसी देश को सिक्योरिटी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारी नीयत कभी भी ये नहीं होती कि हम उस देश के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, हमारी नीयत ये नहीं होती कि हम उस देश को अपने कब्जे में लाना चाहते हैं, हमारी नीयत ये नहीं होती कि हम उस देश में अपने बेसिस बनाना चाहते हैं मिलिट्री के, नहीं। हमारी नीयत सिर्फ एक होती है कि पूरा रीजन सेफ रहे, रीजन के लोग सेफ रहें। ऐसे में हम इस डिफेंस और सिक्योरिटी के कॉपरेशन में भी बहुत स्ट्रिक्टली पंचील प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। पंचील प्रिंसिपल्स मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत इंटीग्रल हिस्सा है, और ऐसे में म्यूचुअल बेनिफिट और इक्वालिटी के बेसिस पे नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स दिखाते हुए हम यहां पे कोलैबोरेट करते हैं।
तो सवाल उठता है कि सिक्योरिटी और डिफेंस के डोमेन में इंडिया मालदीव्स का अभी तक क्या रिलेशन रहा है। सबसे पहले हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि हमारे को टेररिज्म और जो ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स होते हैं, ट्रांसनेशनल क्राइम्स का मतलब होता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एक जगह से दूसरी जगह लोगों को इलीगली ले जाना, ड्रग्स की स्मगलिंग करना, हथियारों की स्मगलिंग करना, ऐसे केमिकल्स या फिर गोल्ड जो बैंड है उसकी स्मगलिंग करना, जितनी क्वांटिटी में गोल्ड अलाउड है उससे ज्यादा की स्मगलिंग करना। इस प्रकार से जो स्मगलिंग रिलेटेड क्राइम्स होते हैं इन्हें कहते हैं ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इन क्राइम्स को और आतंकवाद को हमारे को मिलकर रोकना है। इस नियत के साथ पूरे रीजन की सिक्योरिटी के लिए हम मालदीव्स के साथ सिक्योरिटी में कोलैबोरेट करते हैं। इसमें सबसे पहले भारत ने बोला कि हम आपके यहां एक कोस्ट गार्ड हार्बर बनाएंगे सीफावारू आइलैंड में। कोस्ट गार्ड हार्बर का मतलब होता है, आपको पता है कि हमारे यहाँ आर्मी नेवी और एयरफोर्स तो होती है, लेकिन आर्मी नेवी और एयरफोर्स के अलावा हमारे यहाँ एक और आर्म्ड फोर्स है जिसे कहते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड, जो कोस्ट की रक्षा करते हैं। नेवी क्या होती है, वो आगे जाके गहरे समंदर में हमारे देश की रक्षा करती है। कोस्ट गार्ड जो होता है वो एकदम कोस्ट लाइन के पास होता है। ऐसे में हमने बोला मालदीव्स को कि आपकी नेवी है वो तो गहरे पानी में आपकी रक्षा करेगी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप एक कोस्ट गार्ड भी बनाओ आपकी डबल सिक्योरिटी के लिए। इसमें हमने क्या गलत बोला? हम तो उनकी सिक्योरिटी चाह रहे हैं ना, इसमें कोई हमारा बेनिफिट थोड़ी ना है। मोहम्मद मुइजू ने जैसे ही पावर संभाली, उन्होंने एक पॉलिटिकल बयान दिया और उन्होंने ये बोला कि ये जो इंडिया कोस्ट गार्ड हार्बर बना रहा है ना मालदीव्स में सीफावारू में, मेरे को लगता है इनकी तैयारी है कि इस कोस्ट गार्ड हार्बर को इंडिया नेवी के बेस में कन्वर्ट कर देंगे कभी। अब आप बताओ, हम यहाँ पे रीजन की सिक्योरिटी के लिए और इनकी सिक्योरिटी के लिए गुडविल में काम कर रहे हैं और ये हमारे ऊपर ही जो है पर्चा चिपका रहे हैं कि नहीं ये तो तुम्हारी नीयत खराब है, तुम इसे नेवी बेस में कन्वर्ट कर दोगे और मालदीव्स पे कब्जा कर लोगे। इन्हें अब कौन बताए कि मालदीव से बड़ा तो, जितना बड़ा मालदीव है उतने तो हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट होते हैं। खैर, तो सीफावारू आइलैंड में हम ये कोस्ट गार्ड हार्बर बना रहे हैं कि मालदीव्स की जो सिक्योरिटी उसे एनहांस कर पाए। साथ में हम कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट मालदीव्स को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें एक इंक्लूडेड है सेकंड असॉल्ट लैंडिंग एयरक्राफ्ट, जो कि डिफेंस में काम आता है कि कल को कोई आतंकी हमला हो गया तो उसमें हेलीकॉप्टर के माध्यम से, एयरक्राफ्ट के माध्यम से नीचे उनके ऊपर हम नजर रख सकें, बम वगैरह बरसा सकें, वट। फिर हमने उन्हें दिया एक कोस्ट गार्ड का शिप दैट इज हुरावी। ये जो कोस्ट गार्ड हार्बर बन रहा है, अब वो कोस्ट गार्ड वहां पे काम करेगा समंदर में, तो उसको शिप भी तो चाहिए होगा। उस हार्बर पे खड़े करने के लिए हमने इन्हें एक शिप दिया, हुरावी शिप। ऑल्सो हमने इन्हें यूटिलिटी व्हीकल्स दिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट के लिए। जो आपने देखा होगा कि रास्ते में कई बार आर्मी के बड़े बड़े ट्रक्स और ये सब जा रहे होते हैं जिसमें भर भर के आर्मी के लिए सामान होता है, उन्हें हम कहते हैं यूटिलिटी व्हीकल्स, जो एक जगह से दूसरी जगह आर्मी के इक्विपमेंट्स को ले जाते हैं। तो हमने इन्हें वो भी दिए। साथ में हमने इन्हें दिया ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर। ये जो ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, ये बेसिकली एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो सर्च एंड रेस्क्यू में मदद करता है। कि मान लो कोई सुनामी आ गया, कोई ऐसे साइक्लोन आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, और ऊपर से हमारे को हवाई रास्ते से ये देखना है कि नीचे क्या हो रहा है, या हमारे को किसी को लिफ्ट करना है। लिफ्ट करने का मतलब है कि समंदर के बीच में मान लो कोई शिप खराब हो गया मालदीव्स का, वहां पे कोई जो शिप चलाने वाला था डूब रहा है, तो हम हेलीकॉप्टर वाले के गए, नीचे रस्सी लटकाई, उसे ऊपर खींचा। इसे कहते हैं सर्च एंड रेस्क्यू एंड लिफ्ट ऑपरेशंस। इस काम के लिए हमने इन्हें ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर दिया कि आप, क्योंकि आर्किपेलागो हो, आपके पास इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, तो आपको कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो हमने इन्हें ये गुडविल में दिया। इन सारे इनिशिएटिव्स के पीछे हमारी कभी भी ये नियत नहीं थी कि हम इनके ऊपर कब्जा करें, आपने नेवी बेस बनाए। हम इनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी की कंप्लीट तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं। ऑल्सो हमने इन्हें $50 मिलियन का लोन दिया डिफेंस इक्विपमेंट्स को परचेज करने के लिए। एंड आप ये समझिए कि बेसिकली सिक्योरिटी के दो डायमेंशन होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल डायमेंशन। एक्सटर्नल डायमेंशन जैसे कि हमारे को पाकिस्तान, चाइना, इन सबसे थ्रेट है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी। एक डायमेंशन होता है इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब कि हमारे को नक्सलियों से खतरा है, जो नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंट्स हैं उनसे खतरा है, देश के अंदर ही कोई खालिस्तानी एलिमेंट है उससे खतरा है। इंटरनल सिक्योरिटी। मालदीव्स को हम एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो हमने इन्हें कोस्ट गार्ड हार्बर बना के दिया, शिप्स दिए, हेलीकॉप्टर्स दिए, ये थे एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए। इनके देश की अंदरूनी सुरक्षा के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, हमने इन्हें 61 पुलिस स्टेशन बना के दिए और साथ में एक पुलिस एंड लॉ एनफोर्समेंट का कॉलेज बना के दिया, जहां पे इनकी सीबीआई, इनके ईडी, इनकी पुलिस को ट्रेनिंग मिल सके, और उनको एक ट्रेनिंग कॉलेज हमने बना के दिया। तो हम मालदीव्स की सुरक्षा को बहुत सीरियसली लेते हैं और इसलिए
उनकी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करते हुए हमने उनके पुलिस स्टेशन और लॉ एनफोर्समेंट कॉलेजेस भी बनाए। रिसेंटली मोहम्मद मुइजू ने बोला कि इंडिया ने ये लॉ एनफोर्समेंट कॉलेज इसलिए बनाया था कि इनके जो पुलिस और दूसरे रॉ के एजेंट्स हैं वो यहाँ पे आके रह सकें चुपचाप और मालदीव्स में जासूसी कर सकें और मालदीव्स की जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो वापस भारत पहुंचाई जा सके। भलाई का जमाना नहीं है और इसीलिए आदमी को खुद में खुश रहना चाहिए। जरूरत से ज्यादा भलाई करने पे गालियां ही मिलती हैं। ये क्लियर कट एग्जांपल है। मालदीव्स में और फूफा जी में ज्यादा फर्क नहीं है। आप उन्हें कुछ भी कर लो, उन्हें पकौड़े ठंडे ही लगने हैं। ऑल्सो हमने बोला कि इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी के साथ साथ मालदीव्स की जो ओवरऑल सिक्योरिटी है, हम उधर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करना चाहते हैं। मैंने आपको बताया था स्किल डेवलपमेंट के अंदर कि मालदीव्स के जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जजेस हैं, ग्रेड बी ऑफिसर्स हैं, उनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। लेकिन हमारी जो आर्मी नेवी एयरफोर्स है वो मालदीव्स की आर्मी नेवी एयरफोर्स को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। और आज की तारीख में अप्रोक्सीमेटली 70% मालदीव्स की जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनको ट्रेनिंग इंडिया प्रोवाइड करती है। तो अब देखिए कि हम कितने होलिस्टिक लेवल पे इनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं ऑन अ नीड बेसिस। आप समझिए नीड बेसिस कि जिस चीज की इनको जरूरत है सिर्फ वो प्रोवाइड कर रहे हैं। चाइना की तरह ये नहीं कि इनको कर्जे में डुबा रहे हैं। आप देखिए इन सारी जगहों पे हमने कहीं पे भी मालदीव से पैसा डिमांड नहीं करा, या हमने ये नहीं बोला कि आप हमारे को ट्रक भर के पैसा दो या आप हमारे को अपनी जमीन का एक्सेस दो, जैसे चाइना करता है श्रीलंका में, पाकिस्तान में, कीनिया में, इन सब जगहों पे। हमने ये सब नहीं करा। हम सॉफ्ट पावर के ऊपर बेस करते हैं। ठीक है। ऑल्सो रिसेंटली कुछ समय पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव्स गए थे, उन्होंने बोला कि ये कन्वेंशनल सिक्योरिटी तो ठीक है, आतंकवाद, ट्रांसनेशनल क्राइम्स, ये सब अच्छी बात है, कोलैबोरेशन होना चाहिए, लेकिन हम मालदीव्स के साथ एक एरिया में कोलैबोरेट करना चाहते हैं, दैट इज साइबर सिक्योरिटी। क्योंकि साइबर क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। तो उस समय पे एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था, एक समझौता साइन हुआ था साइबर सिक्योरिटी के ऊपर कि इसमें भी धीरे धीरे हम कोलैबोरेशन प्रमोट करेंगे। ऑल्सो हमने एक मालदीव्स के साथ जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया है काउंटर टेररिज्म पे, कि आतंकवाद को पूरे एरिया में टैकल करने के लिए हम एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाते हैं। आने वाले समय में हमारा ये प्लान था कि मालदीव्स की जो ओवरऑल कोस्टल सिक्योरिटी है उसे प्रमोट करने के लिए कोस्टल रेडार्स लगाए जाएं मालदीव्स में। रेडार्स का मतलब होता है कि जो ऐसे कोस्ट पे लगा दिए और वो सिग्नल भेज भेज के देखेंगे कि कहीं कोई दुश्मन का या आतंकवादी का शिप तो नहीं आ रहा। कोस्टल रेडार्स फॉर कोस्टल सिक्योरिटी। तो ओवरऑल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को बढ़ावा देने के लिए ये सारे के सारे कदम हमने यहाँ पे उठाए। ऑल्सो आपको मैंने बताया कि सागर पॉलिसी के अंदर हमारा ये फोकस रहता है कि पूरे इंडियन ओशन रीजन को सिक्योर करा जाए। ऐसे में 2011 में इंडिया ने एक इनिशिएटिव शुरू करा था जिसे कहते हैं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। शुरू में इस कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में 3 देश थे, इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका। बाद में मॉरिशस ने भी इसे ज्वाइन कर लिया था। आज की तारीख में इसमें 4 मेंबर्स हैं और 2 ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं, बांग्लादेश और सीशेल्स। ये जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, इसका बेसिक टारगेट यही है कि पूरे इंडियन ओशन रीजन में सिक्योरिटी, एंटी पायरेसी, डिजास्टर रिलीफ, डिजास्टर मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, इन सब चीजों को टैकल किया जा सके और साथ में इंफॉर्मेशन शेयरिंग की जा सके। मतलब कि पूरे इंडियन ओशन में कौन सा शिप कहां पे घूम रहा है, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही, कोई संदिग्ध शिप तो नहीं दिख रहा। इस सारी इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज के लिए कल को कोई सुनामी आ जाए, साइक्लोन आ जाए, डिजास्टर हो जाए, कोई शिप खराब हो जाए बीच में, कहीं पे कोई डिजास्टर हो जाए, उन सब में कोलैबोरेशन के लिए कहीं पे हमारे को दिख रहा है कि कोई आतंकी शिप जा रहा था, जैसे 2008 में बॉम्बे में आतंकीवादियों का शिप आया था, उस तरीके से हमारे को कोई शिप वगैरह दिखता है, तो उन सब कोलैबोरेशन के लिए और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के लिए पूरे इंडियन ओशन रीजन में हमने कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव बनाया। तो ये जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, इसके अंडर भी इंडिया मालदीव्स अपना सिक्योरिटी कोलैबोरेशन आगे बढ़ाते हैं। तो बाइलेटरली मतलब द्विपक्षीय तरीके से, मतलब कि 1 to 1, और साथ में मल्टीलेटरल ग्रुप्स में, अलग अलग बड़े बड़े ग्रुप्स में भी हम मालदीव्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं। तो ये था अपना डिफेंस और सिक्योरिटी वाला पूरा पिलर। अब देखते हैं कि एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज में क्या बात हो रही है। बेसिकली आपको पता है कि मालदीव्स जो है वो एक आर्किपेलागो है, और ये जैसे जैसे समंदर का लेवल इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मालदीव्स जो है वो डूबता जा रहा है। हर साल कुछ सेंटीमीटर मालदीव्स के जो आइलैंड्स हैं वो पानी के नीचे डूब रहे हैं। ऐसे में क्लाइमेट चेंज को टैकल करना, ग्लोबल वार्मिंग को प्रिवेंट करना और समंदर के लेवल को आगे बढ़ने से रोकना, ये मालदीव्स की बहुत बड़ी प्रायोरिटी है और हम इस बात को समझते हैं। इसी चैलेंज को समझते हुए भारत ने एनवायरनमेंट में कोलैबोरेशन करते हुए ये बोला कि हम आपके साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस और
कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कोलैबोरेट करेंगे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर सोलर एनर्जी के ऊपर फोकस किया जाएगा, क्योंकि मालदीव्स जो है वो इक्वेटोरियल जोन में लाया करता है, इसलिए सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि वहां पे धूप बहुत ज्यादा आती है, तो रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोट की जाएगी। साथ में भारत के इनिशिएटिव से एक ग्रुप बनाया गया था जिसे कहते हैं कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, कि पूरी दुनिया में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए जो किसी भी डिजास्टर से तहस नहस ना हो, किसी भी डिजास्टर से टूटे ना हो। इसे कहते हैं कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसे में इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंडर इंडिया जो है मालदीव्स के साथ कोलैबोरेट करके ऐसी बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स बनाना चाहता है जो डिजास्टर आने पे भी खराब ना हो। कि हमने ऐसे पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स बना दिए कि कल को साइक्लोन, सुनामी, अर्थक्वेक कुछ भी आता है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर और वो ढांचा जो है वो खड़ा रहेगा और वो बर्बाद नहीं होगा, तभी तो विकास हो पाएगा। तो इन दोनों इनिशिएटिव्स के अंदर मालदीव्स में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाएगा। ऑल्सो मालदीव्स में हम सोलर एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं और इंडिया तो सोलर एनर्जी का हब बन ही रहा है, तो हमने बोला कि मालदीव्स और इंडिया के जो बिजली के ग्रिड्स हैं उनको कनेक्ट कर देंगे आपस में, कि किसी के भी पास अगर कोई बिजली की कमी आती है, सरप्लस बिजली चाहिए, तो एक दूसरे के साथ ये बिजली का ट्रेड हम कर पाए थ्रू इंटरग्रिड कनेक्टिविटी। तो ये इंटरग्रिड कनेक्टिविटी को भी हम प्रमोट करेंगे। अभी तक हमने ये समझा कि मालदीव्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, कौन कौन सी फॉरेन पॉलिसीज हम फॉलो करते हैं, और अभी तक हमारा मालदीव्स के साथ करंट स्टेट ऑफ रिलेशन क्या था। मतलब आप ये देखिए कि ऐसा कोई डोमेन हमारे को नहीं दिखता जहां पे हमने मालदीव्स की मदद ना करी हो। आप कोई भी डोमेन सोच लीजिए, ग्रास रूट लेवल गवर्नेंस से लेके बड़े से बड़े डिफेंस इक्विपमेंट से लेके उससे बड़े पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स से लेके कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स तक, ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां पे हमने मालदीव्स की मदद ना करी हो ऑन अ नीड एंड सस्टेनेबल बेसिस। म्यूचुअल बेनिफिट और इक्वालिटी के प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए और मालदीव्स को एक बराबर का देश मानते हुए हमेशा हमने उनका भला ही करा है। लेकिन मालदीव्स की एक आदत है हमेशा से कि उन्होंने भारत को हमेशा शक की निगाहों से देखा है, उन्होंने भारत को हमेशा बिग ब्रदर माना है। मालदीव्स में एक बहुत प्रेवलेंट व्यू है, एक बहुत फेमस व्यू है, और वो ये मानते हैं कि भारत जो है ना वो हमारा सगा नहीं है, भारत हमारे ऊपर कभी ना कभी कब्जा जरूर करेगा, और इसलिए भारत से दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने भारत को हमेशा शक की निगाहों से देखा है, जिसे कहते हैं म्यूचुअल सस्पिशन। दे हैव ऑलवेज सीन इंडिया थ्रू द प्रिज्म ऑफ म्यूचुअल सस्पिशन। और ऐसे में चाइना को यह बात समझ आती है। चाइना ने बोला कि हाँ देखो, इनके बीच में शक तो है कहीं ना कहीं, अगर शक है तो क्यों ना इस चिंगारी को हवा देके आग में कन्वर्ट किया जाए। बेसिकली क्या हुआ कि चाइना को यह पता है कि चाइना की जो कोस्ट लाइन है वो इंडियन ओशन में नहीं है, ये रहा इंडियन ओशन। और आपको पता है कि चाइना इंडो पैसिफिक एरिया में अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज करना चाहता है। ऐसे में अगर उसे अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज करना है तो उसे पाकिस्तान की जरूरत है, ईरान की जरूरत है, यहां पे कीनिया की जरूरत है, और इन सब देशों की जरूरत है। तो चाइना ने यह सोचा कि क्यों ना इंडियन ओशन के देशों के साथ मैं अपनी क्लोजनेस बढ़ाऊं, श्रीलंका के साथ, मालदीव्स के साथ, जिससे कि इंडियन ओशन एरिया में मेरी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस जो है वो इंक्रीज हो सके। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए चाइना ने मालदीव्स के साथ अपनी दोस्ती बढ़ानी शुरू करी और उसे अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बना लिया, कि ठीक है मैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करूंगा पूरी दुनिया में, और आपके यहां भी मैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करूंगा। मालदीव्स को लगा कि चाइना कितना अच्छा देश है, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर। लेकिन एक्चुअल में चाइना का हिडन एजेंडा ये था कि उसे इंडियन ओशन रीजन में अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज करना था। ऑल्सो आपको पता है कि चाइना एक पॉलिसी फॉलो करता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, और उस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के अंदर वो भारत को एनसर्कल करना चाहता है। इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के अंदर वो भारत को पूरे तरीके से चारों तरफ से घेरना चाहता है। ऐसे में अगर मालदीव्स में चाइना का कोई नेवी बेस बन पाए तो उसकी यहां पे भारत के प्रति जो ये पॉलिसी है ये और ज्यादा मजबूत होगी। तो भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए और इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज करने के लिए चाइना ने मालदीव्स के साथ अपने प्रेजेंस को, अपने रिलेशन को इंक्रीज करने की कोशिश करी। तो ऐसे में चाइना ने दो पॉलिसीज मालदीव्स में फॉलो करी। एक कि मैं मालदीव्स में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करूंगा, ट्रक भर भर के इन्हें पैसा दूंगा, गरीब देश है, पैसा देख के तो ये पिघल ही जाएंगे। तो ऐसे में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर चाइना ने बहुत सारा पैसा मालदीव्स को प्रोवाइड करा। एक बात। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि क्यों ना इनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करके एक ऐसी सरकार लाई जाए जो भारत के खिलाफ हो। चाइना ने वही करा। 2023 के चुनाव के कैंपेन के समय पे शी जिनपिंग की पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने
ट्रक भर भर के पैसा मोहम्मद मुइजू की पार्टी को दिया, इलेक्शन कैंपेन करवाया और उनको चुनाव भी जितवाया। चाइना का ऑब्जेक्टिव यह था कि अगर मालदीव्स में कोई भी प्रो चाइना सरकार आती है, ऐसी सरकार आती है जो भारत को हेट करे और चाइना को पसंद करे, तो चाइना का दोनों ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएंगे। इंडियन ओशन में प्रेजेंस भी बनेगी और स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी के अंदर भारत को घेर भी पाएगा। यही हुआ। चाइना ने जब मोहम्मद मुइजू के इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे खूब सारा पैसा और सपोर्ट प्रोवाइड करा, इलेक्शन का रिजल्ट चाइना के फेवर में आया और मोहम्मद मुइजू चाइना के पपेट प्राइम मिनिस्टर मालदीव्स में बन के उभरे। जब से मोहम्मद मुइजू मालदीव्स में आए हैं, तब से उन्होंने ऐसे कई सारे कदम उठाए हैं जो भारत के खिलाफ जाते। तो आप समझिए कि ये जो पूरा का पूरा यहाँ पे षड्यंत्र रचा गया एक्चुअल में, वो चाइना द्वारा रचा गया पैसे के दम पे। पैसा दिखा के इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसा दिखा के इलेक्शन कैंपेनिंग और पैसा दिखा के मालदीव्स को ये हथेली पे चांद दिखाया कि मैं आपको डिफेंस में भी हेल्प करूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हेल्प करूंगा। भारत तो आपके ऊपर कब्जा करना चाहता है, आप समझिए हम आपके दोस्त हैं। और मैंने आपको क्या बताया कि मालदीव शुरू से भारत के ऊपर शक करता आ रहा था कि भारत ना मेरे ऊपर शायद कब्जा कर लेगा, इसलिए मेरे को उससे दूरी बनानी है। चाइना ने इसी बात का फायदा उठाया और अपने जियो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पे फुलफिल करने की कोशिश करी। तो क्वेश्चन ये उठता है अब कि मोहम्मद मुइजू की सरकार के आने के बाद ऐसे कौन से कदम उठाए गए जो भारत के खिलाफ जाते हैं। हमने ये समझा कि मालदीव्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और हम क्यों इतना जो है फोकस कर रहे हैं मालदीव्स की पॉलिसी के ऊपर। करंट स्टेट ऑफ रिलेशंस क्या है कि हमारा आज की तारीख में क्या संबंध है मालदीव से, चाइना ने यहाँ पे क्या राजनीति खेली, और अब हम देखने जा रहे हैं कि मोहम्मद मुइजू ने क्या ऐसे कदम उठाए जो भारत के खिलाफ जाते हैं। इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और पहले कमेंट में भी है, उसको ज्वाइन कर लेंगे। मोहम्मद मुइजू की सरकार ने आते ही 3 मेजर कदम उठाए। सबसे पहले बोला कि भारत के यहाँ पे जितने भी ट्रूप्स हैं मालदीव्स में, उनको बाहर निकाला जाए। बेसिकली मैंने आपको बताया कि अप्रोक्सीमेटली 70% मालदीव्स की जो आर्मी है उसकी ट्रेनिंग इंडिया करती है। उस ट्रेनिंग पर्पसेस से भारत के अप्रोक्सीमेटली 88 सोल्जर्स मालदीव्स में रहते हैं, क्योंकि मालदीव्स की सरकार ने हमारे को परमिशन दी हुई थी कि ट्रेनिंग के लिए और अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइजेस के लिए हमारे ट्रूप्स वहां पे रहते हैं। कॉमन सेंस की बात यह है कि 88 ट्रूप्स के दम पे हम मालदीव्स के ऊपर कब्जा तो नहीं कर सकते, लेकिन इनको ये लगता है। मोहम्मद मुइजू ने प्रेस स्टेटमेंट में ये बोला कि हम चाहते हैं कि जितने भी फॉरेन ट्रूप्स हैं मालदीव्स की धरती से वो बाहर जाएं, क्योंकि मालदीव्स की सिक्योरिटी को इससे खतरा हो सकता है, और हम चाहते हैं कि कोई भी फॉरेन ट्रूप्स हमारी टेरिटरी में ना रहें। इशारा भारत की तरफ था कि भारत कल को हमारे ऊपर इन 88 ट्रूप्स के माध्यम से कब्जा कर सकता है। अभी 88 ट्रूप्स में इतने बड़े आर्किपेलागो में कब्जा होने लगता तो फिर बात ही क्या थी। खैर, हमने तो गुडविल में वो ट्रूप्स वहां पे रखे थे क्योंकि मालदीव्स की सरकार ने ही हमारे को परमिशन दी थी। अब उन्होंने ये बोला है कि 15 मार्च की डेडलाइन है, आप उससे पहले पहले अपने सारे ट्रूप्स हटाइए। तो आप समझिए कि हम गुडविल में इनको सपोर्ट करना चाह रहे थे, इनकी ट्रेनिंग करना चाह रहे थे, इनके डिफेंस और सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे थे, लेकिन इन्होंने, चाइना बैक्ड सरकार ने भारत के साथ म्यूचुअल सस्पिशन दिखाते हुए, भारत को शक की निगाहों से देखते हुए ये बोला कि नहीं, हमारे को ट्रेनिंग नहीं चाहिए, आप अपने ट्रूप्स को बाहर निकाल लीजिए। ये पहला कदम है जो इन्होंने भारत के खिलाफ उठाया। दूसरा, मैंने आपको इस लेक्चर के शुरू में बताया था कि मालदीव्स एक पॉलिसी फॉलो करता है, दैट इज इंडिया फर्स्ट पॉलिसी, कि जो है हमारे लिए भारत है, भारत हमारा सबसे अजीज दोस्त है। यूजुअली जियो पॉलिटिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी कोई नई सरकार बनती है, उसके नेता सबसे पहले किस देश के विजिट पे जाते हैं वो दिखाता है कि वो देश हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। 2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी बार सरकार बनी थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले मालदीव्स के दौरे पर गए थे। यह दर्शाता है कि हमारी नरेंद्र मोदी 2.0 सरकार के लिए मालदीव्स कितना इंपॉर्टेंट देश है। वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद मुइजू जैसे चुनाव जीते, सबसे पहले शी जिनपिंग के दरबार में सजदा करने गए कि सर मैं आ गया, अब बताइए क्या काम है। क्लियरली शोज कि उनकी फॉरेन पॉलिसी में चाइना जो है वो हमसे एक कदम आगे है। हमें पता है कि उनका इंडिया के बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने पहली प्रेफरेंस चाइना को दी। तीसरा, पैक्ट रिलेटेड टू वाटर सर्वे। 2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव्स के दौरे पे थे, उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन करा था जिसे कहते हैं हाइड्रोग्राफिक सर्वे अग्रीमेंट। बेसिकली हाइड्रोग्राफी का मतलब होता है कि ये आप शिप देख रहे होंगे इधर फोटो में, इस शिप के अंदर लगा होता है सोनार। सोनार मतलब वो जो ऐसे
रेडिएशन वाले सेंसर्स होते हैं कि दूर वेव्स भेजो और फिर वेव्स पलट के वापस आएंगी। सोनार कि ये शिप जो है नीचे सिग्नल भेजेगा, पलट के ऊपर आएगा, नीचे सिग्नल भेजेगा, पलट के ऊपर आएगा। जो चमगादड़ भी यूज करती है उड़ने के लिए, सोनार। इसके माध्यम से क्या होता है कि समंदर की जमीन पर क्या क्या टोपोग्राफी बनी हुई है, नीचे समंदर के अंदर पहाड़ है, प्लेट्यू है, कितना गहरा है, कौन से फीचर्स हैं, वाटर करंट्स कैसे फ्लो कर रहे हैं, टेम्परेचर कितना है अंदाजा, इस टाइप से सारे के सारे फीचर्स आप पता लगा सकते हो हाइड्रोग्राफिक सर्वे से कि नीचे किस प्रकार की टोपोग्राफी है। और ये काफी ज्यादा जरूरी होता है अगर आपको डिजास्टर मैनेजमेंट करनी है, टूरिज्म प्रमोट करना है। आपने देखा होगा कि कई कई जगहों पे वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, स्नॉर्कलिंग होती है, स्कूबा डाइविंग होती है। वो कैसे पॉसिबल है? जब तक आप ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे करोगे नहीं कि नीचे कितना गहरा है, कौन कौन से जानवर मिलेंगे, कितना कौन कौन से नीचे प्लेट्यूज और पहाड़ है, तब तक आप वहां पे कोई वाटर स्पोर्ट्स थोड़ी ना करा सकते हो। ये तो कितना अनसेफ हो जाएगा। तो ऐसे में हर एक देश के लिए यूनाइटेड नेशंस ने बोला है जरूरी है कि हाइड्रोग्राफिक सर्वे होना चाहिए, कि आपकी जो कोस्ट लाइन है उसके आसपास जितना भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ है और उसके आगे आपका हाइड्रोग्राफिक सर्वे होना चाहिए, सो दैट आपको पता रहे कि डिफेंस के समय पे, आपदा के समय पे, डिजास्टर के समय पे हमारे को किस तरीके से बिहेव करना है, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, कौन से वेसल्स यूज करने हैं। और साथ के साथ ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे हमारे को मदद करते हैं जानने में कि जो ओशियानिक टाइड्स होती हैं उनका क्या बिहेवियर रहेगा। ओशियानिक टाइड्स का मतलब जो लहर होती है ना, हाई टाइड लो टाइड, उसका क्या बिहेवियर रहेगा, वो भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। मालदीव्स के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। भारत ने बोला नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, हमें ना, हम आपको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे। 2019 में अग्रीमेंट साइन कर लिया। मालदीव्स ने बोला ठीक है, आओ आप हमारे यहाँ ये सर्वे कर लो, हमारा मैप बनवा दो ठीक तरीके से, हमारे को बता दो हमारे समंदर में नीचे कहाँ कहाँ गहराई है, कहाँ कहाँ पहाड़ है, कहाँ कहाँ प्लेट्यू है, ये सब करा दो। हमारे टूरिज्म भी प्रमोट होगा, सिक्योरिटी भी प्रमोट होगी, डिजास्टर मैनेजमेंट भी मदद होगी। ऐसे 3 राउंड हुए। चौथा राउंड होने वाला था, मोहम्मद मुइजू आ गए। उन्होंने बोला नहीं, ये जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है कि हमारे समंदर के नीचे किस टाइप की टोपोग्राफी है, हमारे समंदर के नीचे पहाड़ है या प्लेट्यू है, ये सिर्फ हमें पता होना चाहिए। अगर ये इंफॉर्मेशन भारत के पास चली गई तो कल को वो अपनी सबमरीन्स के माध्यम से इसका गलत प्रयोग कर सकता है, कि भारत को पता होगा कि कितनी डेप्थ पे पहाड़ है, कितनी डेप्थ पे जो प्लेट्यू है, और वो अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स को वहां से भेज के हमारे ऊपर अटैक करवा सकता है। तो ऐसे में ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हम भारत को तो नहीं देंगे, इसलिए हम ये अग्रीमेंट अब रिन्यू नहीं करेंगे, ये कैंसिल होगा अग्रीमेंट, और अब कोई भी हाइड्रोग्राफिक सर्वे नहीं होगा। आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हम आपकी गुडविल में मदद कर रहे थे और आप ये कह रहे हो कि हम सबमरीन्स लाके आपके ऊपर अटैक करेंगे। हम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और पंचशील प्रिंसिपल्स के अंदर, गुडविल के अंदर इनको सपोर्ट कर रहे थे, और इन्होंने हमेशा एंटी इंडियन स्टैंस लिया, शक के अंदर और चाइना के इन्फ्लुएंस के अंदर, कि नहीं, हमारे लिए तो चाइना ही है जो है। और ऐसा नहीं है कि भारत ने ये सिर्फ मालदीव के साथ करा। अगर सिर्फ मालदीव के साथ करा होता तो चलो हो सकता है कि उनके मन में शक आ रहा हो। ये एक्सरसाइज हम बहुत देशों के साथ कर चुके हैं, इंक्लूडिंग श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, कीनिया, मॉरिशस, मोजम्बिक, ओमान, टांजानिया। किसी देश ने कभी भी ऐसा कोई शक नहीं उठाया, सबने भारत को थैंक यू बोला है कि आपकी टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक एडवांसमेंट्स की वजह से हमारी जो है ओशन मैपिंग ठीक तरीके से हो गई, हमारे टूरिज्म और डिजास्टर मैनेजमेंट में हमारी मदद हो रही है। लेकिन मालदीव्स को हमारे ऊपर शक है। तो ये कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं मोहम्मद मुइजू गवर्नमेंट की, जो हमारे वेल एस्टैब्लिश रिलेशन को चाइना के इन्फ्लुएंस में आके रिलेशंस को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन स्टिल भारत ने अभी तक ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाया है, और ना ही हम एग्रेशन में आके मालदीव्स के खिलाफ जाएंगे। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी आज भी हमारी इंटैक्ट है। देखते हैं यूपीएससी ने यहाँ पे क्या सवाल हमसे पूछे हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स से आपका क्या मतलब है, ये भारत को किस प्रकार से इंपैक्ट करता है, और भारत ने इसको रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। अभी मैंने आपको बताया कि भारत ने इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं, कि मालदीव, श्रीलंका जैसे देशों के साथ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के अंदर और उसके अलावा डिफेंस सिक्योरिटी कोलैबोरेशन के अंदर हम उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं, जिससे उन्हें हमारे साथ सेफ महसूस हो और वो चाइना को अपने नेवी बेसिस ना बनाने दें। और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया कि एक ऐसी पॉलिसी जिसमें चाइना हमारे को चारों तरफ से घेरना चाहता है और इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज करके भारत के स्ट्रेटेजिक इंफ्लुएंस को कम करना चाहता है। मेंस 2013 का एक और सवाल, डिस्कस द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन मालदीव्स इन द लास्ट 2 years, शुड दे बी ऑफ एनी कंसर्न टू इंडिया। मालदीव्स में पिछले 2 साल में क्या हुआ, क्या वो भारत को परेशान करना चाहिए।
अभी ये डिट्टो सेम क्वेश्चन आप सोचो रिपीट हो सकता है 2024 में कि पिछले 1 साल में मालदीव्स में क्या क्या हुआ बताओ, और भारत उससे किस तरीके से परेशान हो सकता है बताइए। ये पूरा एनालिसिस इसी क्वेश्चन का था। तो इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, लाइक करेंगे वीडियो को अगर पसंद आया तो।